अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के प्यारे प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। आज हम बात करेंगे अशार की तशरीह की। जी हाँ, जिसे आप कह सकते हैं नज़्म की तशरीह के असूल। प्यारे बच्चों, जब आप नसर पढ़ते हैं यानी कोई कहानी या सबक वगैरह, तो उसमें मुसन्निफ़ यानी राइटर अपने ख़यालात को वजाहत से बयान कर सकता है। जो भी उसने कहना हो उसकी तफसील लिख देता है, लेकिन नज़्म में शायर को अपने ख़यालात को मुख्तसर तौर पर बयान करना पड़ता है। काफ़िया और रदीफ़ के असूलों का ख्याल रखना पड़ता है और असल बात को बहुत मुख्तसर करके बताना होता है। तो इसलिए नज़्म की तशरीह के लिए ज़रूरी है कि पहले इसके नफ्से मज़मून को समझा जाए और जिस बात को शायर ने इख्तिसार से यानी मुख्तसर करके पेश किया है उसे खोल कर पूरी वजाहत के साथ बयान किया जाए। तो जब आप किसी भी शेर की तशरीह करते हैं तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो शायर है वो बात को मुख्तसर अंदाज में पेश करता है और आपने उसी बात को खोल कर वजाहत से बयान करना होता है। ठीक है, तो नज़्म के अशार के कुछ असूल हैं जिन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बारी बारी आपको बताऊंगी कि नज़्म की तशरीह करते वक्त, अशार की तशरीह करते वक्त आपने किन बातों को ध्यान में रखना है। उसमें सबसे पहले बात आती है दुरुस्त अदायगी की, यानी कि जब भी आप कोई शेर पढ़ते हैं, कोई नज़्म पढ़ते हैं, तो उसके अशार को दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ें और हर शेर को 2 से 3 बार दोहराएं। जब आप अशार को बार बार दोहराएंगे तो उससे आपको हर शेर की अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और आप उसको ज़ुबानी भी अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे, यानी कि आपको अशार को सही तौर पर पढ़ना आना चाहिए। इससे आपको अशार को समझने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद बात आती है हवाला मतन की। हवाला मतन से मुराद है कि जो भी शेर आपको तशरीह के लिए दिया गया हो उसके शायर और नज़्म का नाम आपको ज़रूर आता हो और तशरीह लिखने से पहले आपने हवाला मतन के तौर पर नज़्म का नाम और शायर का नाम ज़रूर लिखना है। जी, उसके बाद बात आती है नसरी तरतीब की, यानी कि जो भी आपको तशरीह करने के लिए शेर दिया गया है उसकी तशरीह करने से पहले आप उसको नसरी अंदाज में यानी सादा उर्दू में लिख लें, आसान अल्फाज में लिख लें। इससे आपको तशरीह करने में आसानी होगी। जी, तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, वो है मुश्किल अल्फाज के मायने, यानी नज़्म में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मायने आपको आने चाहिए। और अगर आपको नज़्म में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मायने नहीं आ रहे तो आप लुगत से मदद ले सकते हैं, यानी उर्दू डिक्शनरी में से आप मुश्किल अल्फाज के मायने तलाश कर सकते हैं और नज़्म में जो भी मुश्किल अल्फाज हैं उनको आप आसान अल्फाज में बदल लें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको तशरीह करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जी, उसके बाद बात करते हैं मरकज़ी ख्याल की। नज़्म की तशरीह से पहले मरकज़ी ख्याल के बारे में जान लें, यानी कि जिस भी नज़्म की आप तशरीह करने लगे हैं उसके मरकज़ी ख्याल के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको पता हो कि इस नज़्म का मौजू क्या है, ये नज़्म क्यों लिखी गई है, ये अशार क्यों लिखे गए हैं, इनका पस मंज़र क्या है और इस नज़्म में या इन अशार में किस अहम बात की तरफ इशारा किया गया है। जब ये सब बातें आपको पता होंगी, मरकज़ी ख्याल आपको पता होगा, तो उससे फिर आपको तशरीह करने में आसानी होगी। अब बात करते हैं असल मकसद की, यानी तशरीह लिखना। तो शेर के मफ़हूम को अच्छी तरह वाज़िया करें। इस बात का क्या मतलब है कि जो भी शेर आपको तशरीह करने के लिए दिया गया है उसकी आसान उर्दू लिखें, उसके मुश्किल अल्फाज के मायने लिखें और उसके बाद शायर ने शेर में जो बात कहने की कोशिश की है, मुख्तसर अल्फाज में आपको जो बात समझाने की कोशिश की है, उसके मफ़हूम को अच्छी तरह वाज़िया करें और अपने अल्फाज में उसको इस तरह बयान करें
کہ شعر میں چھپے ہوئے مفہوم یعنی شعر میں چھپے ہوئے مطلب کو آپ آسانی سے واضح کر دیں، اور مختلف مثالوں سے بھی آپ شعر کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو تشریح کرنے کے یہ اصول اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب میں آپ کو کچھ اشعار کی تشریح کر کے دکھاتی ہوں تاکہ یہ اصول مزید بہتر طور پر آپ کو سمجھ آ جائیں۔ تشریح کی مثال کے لیے میں نے علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم کا انتخاب کیا ہے جو انہوں نے خاص طور پر بچوں کے لیے لکھی تھی۔ جی ہاں، اس تصویر سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کس نظم کی بات کر رہی ہوں۔ جی ہاں، شہد کی مکھی۔ یہ علامہ اقبال کی ایک بہت خوبصورت نظم ہے جو کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے لکھی ہے، اور اس نظم شہد کی مکھی میں شاعر نے ایک چھوٹی سی مکھی کے ذریعے ہمیں بہت بڑا درس دیا ہے، ایک بڑا اہم سبق دیا ہے، اور وہ ہے محنت کی عظمت اور علم کی دولت۔ یہ دونوں ہی اس نظم کا مرکزی خیال ہیں۔ تو اگر ہمیں اس نظم کی کسی بھی شعر کی تشریح کرنی ہے تو ہم ان دونوں باتوں کا حوالہ تشریح میں ضرور لکھیں گے۔ تو اس نظم کے ایک شعر کی تشریح میں آپ کے سامنے کروں گی۔ یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک شعر لکھا ہے، رکھتے ہو اگر ہوش تو اس بات کو سمجھو، تم شہد کی مکھی کی طرح علم کو ڈھونڈو۔ یہ تو ہو گیا ایک شعر۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی تشریح کیسے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی کاپی میں حوالہ متن لکھیں گے۔ سب سے پہلے آئے گا نظم کا نام جو کہ ہے شہد کی مکھی، پھر شاعر کا نام جو کہ ہے علامہ اقبال، اور اس کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور پھر ہم اس کی تشریح شروع کر دیں گے۔ شاعر اس شعر میں محنت کی عظمت واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بچوں، اگر تم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو اس بات کو سمجھو کہ علم کی کیا اہمیت ہے۔ جیسے یہ چھوٹی سی مکھی دن رات محنت کرتی ہے اور میٹھا شہد بناتی ہے، تو تم بھی ایسے ہی علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرو، کیونکہ علم حاصل کر کے ہی تم اپنی زندگی سنوار سکتے ہو۔ تو اپنی زندگی کا مقصد علم حاصل کرنا ہی بنا لو، اسی سے ہی تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو ایک چھوٹے سے کیڑے سے شاعر نے ہمیں ایک بہت اہم اور بہت بڑا سبق دیا ہے جو کہ ہے علم حاصل کرنے کا سبق، اور بچوں کی زندگی میں علم کی اہمیت سے بڑھ کر اور کسی چیز کی اہمیت نہیں ہو سکتی۔ امید ہے کہ آپ کو تشریح کے یہ اصول سمجھ آ گئے ہوں گے اور سمجھ آ گئی ہوگی اچھی طرح سے کہ آپ نے تشریح کیسے کرنی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی مزید تعلیمی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔